हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये हमारे चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर नंबर 6 है, उसकी लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर हम न्यू एनसीईआरटी की बात करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 यदि आपको देखना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो फिगर दी हुई है हमारी, इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है, एंगल पी क्यू और आर एस हमारी जो दो हैं वो मिरर्स हैं, है ना। पी क्यू और आर एस हमारे ये दो मिरर हैं और इनको हमको पैरेलल रखना है आपस में। और जो इसकी इंसिडेंट रे ए बी है वो हमारी स्ट्राइक कर रही है किसके ऊपर, पी क्यू मिरर के ऊपर, बी पॉइंट पर। एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारी मूव हो रही है अलोंग द पाथ वी सी, एंड उसको वो आर एस मिरर को स्ट्राइक कर रही है, मतलब उसको ऊपर, उसके ऊपर गिर रही है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर से वो वापस रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि मिरर के ऊपर कोई भी रे गिरती है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे वापस से ये रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो रिफ्लेक्ट होगी तो जो हमारा डीसी पार्ट है उसके अलोंग वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी बैक। एंड यहाँ पे और इस आर एस मिरर को सी पॉइंट पे काटेगी। हमको क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी लाइन है और सी डी लाइन है ये दोनों हमारी आपस में पैरेलल है, हमको ये प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे और जो मैं पहले रूल्स पढ़ा चुकी हूँ, सॉरी फॉर द नॉइज। ओके, देन यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि क्या है, बी एम। इसको नाम दे दीजिए आप बी एम। यहाँ पे ये बी एम कैसी है, जो कि परपेंडिकुलर है हमारी पी क्यू के। एंड एक और लाइन ड्रॉ करनी है आपको सी एन, जो कि हमारी परपेंडिकुलर है आर एस के। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट अस ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस एज पी क्यू पैरेलल टू। अब यहाँ पे आपने ये ड्रॉ कर दिया, तो अब आप पता होगा कि यहाँ पे पी क्यू और आर एस हमारी कैसी है, पैरेलल है। तो आप लिखेंगे क्योंकि पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो बी एम है और एन सी है ना, वो भी हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बी एम एंड एन सी जो है वो हमारी पैरेलल होंगी। ओके, एन सी पैरेलल होंगी, एन सी बी एम और एन सी है, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या लिखवाया मैंने अभी कि बी एम जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, आपको फिगर दिख रहा होगा। बी एम जो है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है एंड एन सी जो है वो आर एस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्योंकि पी क्यू और आर एस आपस में कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पे जो बी एम है और एन सी है वो भी पैरेलल लाइंस होंगी। आपको पता है कि जो मिरर्स हैं वो यदि हमारे पैरेलल होते हैं, और या फिर बोल सकते हैं कि मिरर्स के ऊपर जो लाइन ड्रॉ होती हैं अगर वो परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर रहे हैं तो उनको नॉर्मल रे बोला जाता है। और दोनों के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कैसी हैं हमारी ये लाइंस, क्योंकि ये भी पैरेलल होगी। पैरेलल चीज़ के ऊपर कोई 90 डिग्री पर हम कोई चीज़ रे गिराएंगे तो वो हमारी आपस में पैरेलल होंगी। ओके, आपको ये समझ में आया होगा। तो बी एम जो है वो एन सी के क्या है, हमारी पैरेलल लाइंस हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, और यहाँ पे जो लाइन बी सी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, यहाँ पे बी सी जो है वो क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इसके बाद में आप देखिए कि आप इनको नाम दे दीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंड इसको नाम दीजिए एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है, अब आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले अपन एक चीज़ और लिखते थे, फिर मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताऊंगी। क्योंकि बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपको दिख रहा होगा कि बी एम जो है वो एन सी के पैरेलल है। अब ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जेड फॉर्म होता है। और जब भी जेड फॉर्म होता है तो जो उसके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे आपको 2 एंगल और एंगल 3, आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। और यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। अब आपको पता होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है हमारा, जो लाइन यहाँ पे गिरती है मिरर के ऊपर, तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। और जो हमारा नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनता है वो हमारा कैसा होता है, एंगल 2 होता है ना, वापस से जो रिफ्लेक्ट हो गई मिरर से। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एंगल 1 इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली इस तरीके से यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे होगी इस वाले मिरर के लिए एंड ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो इसके साथ नॉर्मल के साथ जो एंगल्स बनते हैं ये इंसिडेंट एंगल एंड ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ओके, तो यहाँ पे एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल एंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो आपको यहाँ पे रीजन देना है बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है आपको क्या करना है, देखिए आपको एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, और यहाँ पे इक्वेशन 2 दे दीजिए इसको नाम। और इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या है कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। तो आपको दिख रहा होगा 2 3 के बराबर है, 2 1 के बराबर है और 3 4 के बराबर। तो आपको दिख रहा होगा देयरफॉर हम लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड इज इक्वल टू एंगल 4। ये चारों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। इसके आगे मैं आपको ये बताती हूँ नेक्स्ट पेज में। देखिए आप ये चारों एंगल इक्वल हैं आपस में, तो आप क्या लिख सकते हैं, चारों एंगल इक्वल हैं। हमें प्रूफ क्या कराना है कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। अब यहाँ से चारों एंगल इक्वल हैं तो हम किसी भी एंगल में, जैसे एंगल 1 है उसमें यदि हम एंगल 2 ऐड कर दें तो वो 3 और 4 के बराबर होगा, क्योंकि 2 इक्वल एंगल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता दूं जैसे कि 4 एंगल हैं जो कि 45 डिग्री के एंगल्स हैं, है ना, चारों 45 डिग्री के एंगल्स हैं। तो यदि आप यहाँ पे 2 एंगल को ऐड करेंगी तो वो 2 एंगल के बराबर ही होगा, क्योंकि 45 + 45 आप करेंगे तो वो बराबर होगा 45 + 45 के। तो आप बोल सकती है 90 इज इक्वल टू 90। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि ये आपस में चारों इक्वल थे, तो हम यदि एंगल 1 में एंगल 2 बराबर कर इक्वल ऐड करेंगे तो वो एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एंगल ABC है ना, और एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, एंगल DCB है, एंगल DCB है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। और ये एंगल्स कैसे हैं आपको दिख रहा होगा, यदि ये लाइन पैरेलल अभी है नहीं लेकिन ये जेड फॉर्म कर रही है ना, तो आप बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसा बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। तो आप बोल सकते हैं क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम इससे बोल सकते हैं कि ये ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। कौन सी ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल है ना। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, या फिर आप फिर से आप इसको देख सकते हैं वापस से, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं वापस से रिवीजन नहीं करवा रही हूँ, आपको खुद ये रिवीजन करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर लर्निंग विथ रिमी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करें कि मेरा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है और भी आगे वीडियोज़ बनाने का। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड यदि आपको कोई इसमें से डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और यदि वीडियो के बारे में यदि आपको बताना हो कि वीडियो क्वालिटी कैसी है, वीडियो में वॉइस कैसी है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं जान पाऊँगी। ओके, थैंक यू।